Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the van. Legacies. Hello guys, welcome to the last lecture of useful and harmful microbes. लास्ट लेक्चर तक हमने हार्मफुल माइक्रोब्स शुरू कर लिया था और उसमें हमने फंगाई और क्लॉस्ट्रीडियम जैसे हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ पे कुछ और भी माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। इनफैक्ट हम कुछ डिसीज़ेस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ डिसीज़ेस दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। दिस इज़ डिसीज़ेस। फिर वो जो डिसीज़ है वो किस पैथोजन से होता है। यहाँ पे हम पैथोजन में उसका स्पेसिफिक नाम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि वो कौन से कैटेगरी से होता है, यानी वो वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, फंगस से होता है, किस से होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे मोड ऑफ इन्फेक्शन यानी वो जो भी पर्टिकुलर डिसीज़ है वो कैसे फैलता है, हमें कैसे हो सकता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स यानी कोई भी जो डिसीज़ है वो हमें ना हो, इसीलिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है गाइज, तो शुरू करते हैं। पहला जो डिसीज़ है दैट इज़ एड्स। आपको पता होगा एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का पैथोजन है वायरस, यानी ये जो डिसीज़ है वो वायरस से होता है। आपने सुना भी होगा कि HIV नाम का वायरस होता है, तो एड्स जो है ये HIV वायरस से होता है। अब हम देखते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन थ्रू ब्लड एंड सीमेन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड मिल्क ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स। तो ये जो डिसीज़ है एड्स, ये जनरेशन टू जनरेशन भी पास हो सकता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि मिल्क ऑफ मदर, अगर कोई बेबी है वो अपनी मदर का मिल्क पीता है और मदर को अगर एड्स डिसीज़ हुआ है तो वो जो डिसीज़ है वो मिल्क से बेबी में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर ये जो डिसीज़ है वो ब्लड और सीमेन से भी जा सकता है। ब्लड यानी अगर हम किसी और का ब्लड लेते हैं और हमने जिसका ब्लड लिया है वो इन्फेक्टेड था एड्स से, तो हमें भी एड्स हो सकता है। इसीलिए जब हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो पहले टेस्ट की जाती है ताकि हमारे ब्लड में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर सीमेन से भी हो सकता है। सीमेन क्या होता है गाइस? सीमेन इज़ एक फ्लूइड होता है सीमेन जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से इमिट होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज़। ठीक है, और इसमें स्पर्म्स भी होते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिसीज़ दैट इज़ एड्स। जो हमारा नेक्स्ट डिसीज़ है दैट इज़ हेपेटाइटिस एक डिसीज़ है जो वायरस से होता है। ठीक है, तो ये भी एक वायरल डिसीज़ है और ये हेपेटाइटिस का मोड ऑफ इन्फेक्शन है कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। मतलब अगर हम कोई भी कंटेमिनेट यानी ख़राब हुआ या पानी, अब कोई ख़राब पानी को पिएगा तो नहीं ऑफकोर्स उठा के, लेकिन हमें पानी बाहर से दिखने में भले ही साफ़ लगता हो लेकिन फिर भी पानी में या खाने में बहुत सारे हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वो जो पानी या फूड है वो कंटेमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो कंटेमिनेट वाटर या फूड हमने खा लिया या पी लिया तो उससे जो डिसीज़ होता है हमें उसे कहते हैं हेपेटाइटिस। ठीक है, अब इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन देखकर ही आपको पता चलता है कि हमें ये डिसीज़ ना हो, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। तो हमें जो भी कंटेमिनेटेड फूड है या वाटर है उसको खाने से या पीने से बचना चाहिए। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो सारे डिसीज़ेस है इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन और प्रिवेंटिव मेजर्स, साथ ही ये कौन से पैथोजन से हो रहा है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आपको एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा सकता है। तो आपको अगर मोड ऑफ इन्फेक्शन पता है ना ये डिसीज़ेस के, तो आप लोग प्रिवेंटिव मेजर्स इजीली लिख सकते हो। और ज़रूरी नहीं है इसमें जैसे दिया हुआ है आपको वैसा ही लिखना है, आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो, बस सही होना चाहिए। ठीक है, थर्ड हमारा डिसीज़ है इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा भी एक वायरल डिसीज़ है, वायरस से होता है। ठीक है, और इन्फ्लुएंज़ा कैसे होता है, अगर किसी पर्सन को इन्फ्लुएंज़ा हुआ है पहले से और हम उसके कांटेक्ट में आ जाएं तो हमें भी इन्फ्लुएंज़ा हो जाएगा, यही इसका मेन रीज़न है। ठीक है, तो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में हम आए तो हमें इन्फ्लुएंज़ा हो जाएगा। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए फिर से यहाँ पे मोड ऑफ इन्फेक्शन हमें पता चल गया, तो इसके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर क्या करेंगे कि हम कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, है ना। हम जो डिसीज्ड पर्सन है उससे दूर रहेंगे।
तो पर्सनल हाइजीन एंड अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, यह है इसके प्रिवेंटिव मेजर्स कि हमें पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए, यानी हमें स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए हमारे आसपास, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट डिसीज़ है मीजल्स एंड चिकन पॉक्स। ये आपने सुना होगा, जिसे हम कहते हैं माता आना। चिकन पॉक्स में क्या होता है, रेड रेड कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं हमारे फेस पे या बॉडी पे। तो फिर से ये जो डिसीज़ है ये भी एक वायरल डिसीज़ है, वायरस से होता है, और इसका भी रीज़न सेम है कि अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गए तो हमें ये डिसीज़ होगा। मतलब अगर कोई पर्सन है जिसे पहले से चिकन पॉक्स हुआ है और हम उसके कांटेक्ट में आ गए तो हमें भी चिकन पॉक्स हो जाएगा। तो इसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स है दैट इज़ वैक्सीनेशन। चिकन पॉक्स की एक वैक्सीन होती है जो हमें लगवा लेनी चाहिए। फिर अनकंटामिनेटेड वाटर एंड क्लीन फूड, तो हमें ऐसा पानी पीना चाहिए जो कंटामिनेटेड ना हो, तो हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए और साफ़ खाना खाना चाहिए। आपने सुना होगा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि चिकन पॉक्स अगर एक बार हो जाए तो वो फिर से नहीं होता है, बहुत मुश्किल से होता है। तो इसका रीज़न आपने कभी सोचा है ये क्यों होता है? मान लीजिए ये हमारी बॉडी है और हमें चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है। तो चिकन पॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है कि वायरल डिसीज़ है, वायरस से होता है। तो चिकन पॉक्स हो गया मतलब वो जो चिकन पॉक्स का वायरस था वो हमारे बॉडी में एंटर हो गया, है ना। तो एक बार ये वायरस हमारी बॉडी में आ गया तो हमारी बॉडी क्या करती है, एक बार तो इस वायरस को अटैक होने देती है, ठीक है। लेकिन इस वायरस के खिलाफ हमारी बॉडी में धीरे धीरे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू होती है। एंटीबॉडीज़ क्या होती है? एंटीबॉडीज़ यानी जैसे हमने एंटीबायोटिक्स पढ़ा था, ठीक है, तो वैसे ही एंटीबॉडीज़ भी होती है जो हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस होती है और वो इस वायरस को ख़त्म कर देती है। तो जब तक ये वायरस हमारी बॉडी में नहीं आया था तब तक हमारी बॉडी को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई वायरस होता है जो चिकन पॉक्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक बार ये वायरस हमारी बॉडी में आ गया तो उसके बाद हमारी बॉडी में अलर्टनेस आ जाता है कि हाँ ऐसा भी कोई वायरस होता है और जिसकी वजह से ये डिसीज़ होता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है इसके खिलाफ और इसको जाके ख़त्म कर देती है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम फिर से अगर कोई चिकन पॉक्स का वायरस हमारी बॉडी में आ जाए तो हमारी बॉडी को पहले से ही पता है कि हाँ ये वाला वायरस तो पहले भी आया था, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, फिर से वही वाले एंटीजेंस तो जो उसने पहले बनाए थे वही वाले एंटीजेंस यहाँ पे आएंगे और इस वायरस को ख़त्म कर देंगे। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि जो चिकन पॉक्स डिसीज़ है वो एक बार हो जाए तो फिर से होना बहुत मुश्किल है, फिर से नहीं होता, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिसीज़ हम पढ़ते हैं बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू आपने सुना होगा, मे बी 2000 के आसपास ये आया था। बहुत ही डेंजरस डिसीज़ था, इसका कोई इलाज भी नहीं था तब, ठीक है। तो बर्ड फ्लू का फॉर्मूला होता है H7N9, इसका दूसरा नाम है, और स्वाइन फ्लू का H1N1। ये भी वायरस से ही कॉज होता है और बर्ड फ्लू नाम से ही पता चलता है कि ये बर्ड से होता होगा। जिस भी बर्ड में बर्ड फ्लू है अगर हम उसके कांटेक्ट में आ गए तो हमें बर्ड फ्लू हो जाएगा, और स्वाइन फ्लू एनिमल्स से, ठीक है। तो इन्फेक्टेड बर्ड्स और एनिमल्स के कांटेक्ट में आने से हमें बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू हो सकता है। फिर इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, हमें पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए, यानी खुद की केयर करनी चाहिए, हमें हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए। फिर प्रॉपरली कुक्ड मीट, तो हमने देखा कि जो बर्ड फ्लू है वो बर्ड से या फिर एनिमल से होता है। तो एनिमल्स से कैसे होगा, एनिमल्स के कांटेक्ट में हम कब आएंगे, जब हम उन्हें खाएंगे, है ना, या फिर उनके पास में रहेंगे। तो जब भी हम मीट खाते हैं तो वो प्रॉपरली कुक होना चाहिए। प्रॉपरली कुक होने से क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब हम मीट को कुक करेंगे तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो हाई टेम्परेचर पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिंदा नहीं रह पाते हैं, वो लोग मर जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्रॉपरली कुक करके खाना चाहिए ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं हार्मफुल उनकी डेथ हो जाए, ठीक है। इस नेक्स्ट डिसीज़ है यहाँ पे डेंगू। आपने सुना होगा कि डेंगू जो है मॉस्किटो से होता है। दो डिसीज़ होते हैं, एक तो डेंगू और दूसरा मलेरिया। ये दोनों ही मॉस्किटो के काटने से होते हैं, यानी मच्छरों से फैलते हैं। तो ये भी एक वायरल डिसीज़ है। अब आप बोलोगे डेंगू तो तब होगा हमें जब हमें मच्छर काटेगा, तो मच्छर तो वायरस नहीं है ना। तो मच्छर क्या करता है, मान लीजिए ये एक मॉस्किटो है और ये आपकी बॉडी है, तो मॉस्किटो में पहले से एक वायरस होता है। अगर मॉस्किटो इन्फेक्टेड है तो उसमें पहले से एक वायरस होगा, और वो मॉस्किटो जब हमारी बॉडी पे आके हमको काटेगा तो उसके डंक से ये जो वायरस है ना ये हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसे ये डेंगू और मलेरिया फैलते हैं।
ठीक है। तो इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है डेंगू का? सराउंडिंग्स में क्लीनलीनेस रखना चाहिए। अगर क्लीनलीनेस रखेंगे सराउंडिंग्स में तो मच्छर नहीं होंगे, मच्छर ही नहीं होंगे तो डेंगू भी नहीं होगा। फिर प्रिवेंटिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, मॉस्किटो कंट्रोल, मतलब वाटर को ख़राब होने से बचाना चाहिए और मॉस्किटोज़ को भी फैलने नहीं देना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। मॉस्किटोज़ को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, जैसे हमारा वो लिक्विड होता है ना, गुड नाइट जैसा, या फिर मॉस्किटोज़ की नेट आती है उसे लगा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा डिसीज़ है दैट इज़ निमोनिया। निमोनिया आपने सुना होगा। निमोनिया जो है वो भी एक ज़माने में बहुत ही हार्मफुल डिसीज़ हुआ करता था, लेकिन आज इसका इलाज हमें पता है। अब अभी तक जितने भी हमने डिसीजेस देखे, एड्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड चिकन पॉक्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और डेंगू, ये जो सारे के सारे डिसीजेज है ये एक ही पैथोजेंस होते हैं, मतलब वायरस। हाँ, वायरस अलग अलग हो सकते हैं अंदर उसकी कैटेगरी, बट पैथोजन मेन कौन सा है? वायरस। ये सारे जो है वायरस से होते हैं, इसलिए इन सबको बोलते हैं वायरल डिसीजेस, ठीक है। अब जो आगे डिसीजेस पढ़ेंगे हम वो बैक्टीरिया से होते हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाएगा बैक्टीरियल डिसीजेस, ठीक है। तो निमोनिया जो है वो बैक्टीरिया से होता है। अब इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? ड्रॉपलेट्स स्प्रेड इन एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन। अच्छा, जब इन्फेक्टेड पर्सन, मान लो अगर कोई पर्सन है उसे निमोनिया हो गया, ठीक है, उसे निमोनिया हो गया और उसने कहीं पे खांस दिया या छींक दिया, जब ये पर्सन छींकेगा तो एयर में उसके पूरे ड्रॉपलेट्स, उसकी जो छींक है उसके पूरे ड्रॉपलेट्स फैल जाएंगे एयर में, और अगर बाजू में ही कोई दूसरा पर्सन खड़ा हो तो ये जो ड्रॉपलेट्स है ये इस पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे निमोनिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होता है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपलेट्स। तो निमोनिया कैसे होता है? ड्रॉपलेट्स स्प्रेड इन एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन। फिर प्रिवेंटिव मेजर्स है इसके वैक्सीनेशन, मतलब निमोनिया की वैक्सीन होती है, हमें वैक्सीन करा लेनी चाहिए। फिर अवॉइडिंग कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन्स, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में हम नहीं आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डिसीज़ हम पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ और डिसीजेस हैं, लेप्रोसी, कॉलेरा, मलेरिया, डैंड्रफ, रिंगवॉर्म, स्कैबीज, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? निमोनिया तक पढ़ लिया था। अब है हमारा नेक्स्ट डिसीज़ लेप्रोसी। लेप्रोसी जो है उसमें हमारी जो बॉडी है उसमें एकदम वीकनेस आ जाती है और हमारी बॉडी वर्क करने के एबल नहीं रहती। लाइक आपने पोलियो में देखा होगा कैसा होता है, वैसे ही लेप्रोसी में भी होता है। फिर से ये बैक्टीरिया से होता है और लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सनस। अगर कोई पर्सन है जैसे लेप्रोसी हुआ है तो अगर हम उसके कांटेक्ट में आ गए तो हमें भी लेप्रोसी हो जाएगा, लेकिन बहुत देर तक लॉन्ग टर्म कांटेक्ट होना चाहिए इन्फेक्टेड पर्सन से, तभी लेप्रोसी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके पास में आप जाके बैठ जाओगे ये देखने के लिए कि हमको होता है कि नहीं, सही पढ़ा रहा है कि नहीं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल मत करना वरना बहुत पछताओगे। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सनस एंड देयर बिलोंगिंग्स। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए हमें, और उसकी जो चीज़ें हैं उसको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे भी आ सकता है लेप्रोसी का, और हमें भी लेप्रोसी हो सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कोरोना जैसे लग रहा है ना। कोरोना में भी क्या है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में नहीं आना है और उसके सामान भी यूज़ नहीं करने हमें, इसीलिए क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है अभी। तो अभी तो कोरोना नहीं है आपके सिलेबस में, क्योंकि ये शायद पुरानी बुक है। जब न्यू सिलेबस आएगा तो उसमें कोरोना भी आ सकता है इसमें शामिल, जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा दैट इज़ कोरोना, राइट। तो उसका जब हमें प्रिवेंटिव मेजर्स तो पता है, लेकिन जब इलाज मिल जाएगा तो हम कोरोना भी पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं कॉलेरा। कॉलेरा जो है फिर से एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, बैक्टीरिया से होता है, और कॉलेरा जो है ये मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है। एग्ज़ाम्स में कई बार ये पूछा जाता है, कुछ नहीं तो कॉलेरा जो है फिल इन द ब्लैंक्स में तो पूछ ही लेते हैं ये बहुत बार, ठीक है। तो ये होता कैसे? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। इसका रीज़न जो है बहुत ही सिंपल है, जो ख़राब फूड है या वाटर है उससे होता है, और इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स आप लोग सोच सकते हो कि हमें कंटेमिनेटेड फूड या वाटर खाने से बचना चाहिए, तो हमें क्लीन फूड एंड वाटर खाना चाहिए। नेक्स्ट जो डिसीज़ है दैट इज़ मलेरिया। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। हमने देखा था कि डेंगू जो है वायरस से होता है, लेकिन मलेरिया प्रोटोजोआ से हो रहा है। डेंगू और मलेरिया ये दोनों ही मॉस्किटो बाइट से होते हैं, लेकिन डेंगू के केस में क्या हो रहा था, मॉस्किटो अपनी बॉडी से वायरस को ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन मलेरिया में मॉस्किटो अपनी बॉडी से प्रोटोजोआ को हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। तो मॉस्किटो बाइट से होता है या फिर अनक्लीन सराउंडिंग से होता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? अनक्लीन सराउंडिंग है तो वहाँ पे मॉस्किटोज तो आने ही हैं, तो अगेन मॉस्किटो से ही होता है।
फिर इसके प्रिवेंटिव मेजर क्या है, सराउंडिंग में क्लीनलीनेस रखनी चाहिए हमें ताकि मच्छर ना हो, मॉस्किटोज ना आए। प्रिवेंटिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, कंट्रोलिंग मॉस्किटोज। इसका जो रीज़न है या प्रिवेंटिव मेजर ये सेम है दोनों के, डेंगू के और मलेरिया के दोनों के ही सेम है ये। सराउंडिंग में क्लीनलीनेस रखो, वाटर फ्रेश होना चाहिए और मॉस्किटो को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है डिसीज़, लास्ट डिसीज़ है डैंड्रफ, रिंगवर्म और स्कैबीज। तो आपने ये सुना होगा, डैंड्रफ तो आप सबको पता है, कॉमन डिसीज़ है। स्कैबीज जो है इसमें स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं। और रिंगवर्म आप लोगों को पता होगा कौन सा डिसीज़ होता है। रिंगवर्म होता है अगर हमारी बॉडी है उस पर एक राउंड शेप का रेड कलर का एक सूजन जैसा हो जाता है, ठीक है। तो वो जो डिसीज़ होता है उसे कहते हैं रिंगवर्म। ये जो डिसीज़ है कहीं पे भी हो सकता है, मोस्टली जो हमारा नेक पार्ट है वहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये एक फंगल डिसीज़ है। डैंड्रफ, रिंगवर्म और स्कैबीज तीनों ही फंगस से होता है। और इसका रीज़न है कि इन्फेक्टेड पर्सनस के कांटेक्ट में अगर हम आते हैं या उसके बिलोंगिंग्स या उसके सामान को यूज़ करते हैं तो हमें ये डिसीज़ हो सकता है। इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए हमें और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे डिसीज़ थे पूरे हार्मफुल और वो किस किस से होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि निमोनिया, लेप्रोसी और कॉलेरा, ठीक है। PLC निमोनिया, लेप्रोसी और कॉलेरा, ये जो तीनों डिसीजेस है ये होते हैं बैक्टीरिया से। फिर एक मलेरिया डिसीज़ है जो प्रोटोजोआ से होता है। और जो 3 डिसीज़ एक साथ है डेट इज़ डैंड्रफ, रिंगवर्म, स्कैबीज, ये होते हैं फंगस से। इसके अलावा जितने भी डिसीज़ है वो सब होते हैं वायरस से। वो सब किससे होते हैं, वायरस से। और आपने अगर ये जो मेजर्स हैं, ये जो रीजंस हैं डिसीज़ होने के, वो अगर आपने याद रख लिया तो उसी का अपोजिट करके आप प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिख सकते हो, आपको मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। इसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं। यूज़ योर ब्रेन पावर में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हम पढ़ेंगे अभी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। सॉल्ट इज अप्लाइड ऑन द इनर सरफेस ऑफ पिकल जार्स एंड द पिकल इज कवर्ड विद ऑयल, वाई इज दिस डन। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि जब पिकल्स बनाए जाते हैं तो उसकी जो भी बॉटल है उसके अंदर पे पूरा सॉल्ट का कवर लगाया जाता है, सॉल्ट लगा दिया जाता है। और जब पिकल बन जाता है तो उसमें बहुत सारा ऑयल डाला जाता है। आपने भी देखा होगा जब आप मार्केट से पिकल खरीद के लाते हो तो उसमें बहुत सारा ऑयल होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ताकि जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो, या तो वो किल हो जाए या फिर वो और ग्रो ना कर सके। तो इसीलिए सॉल्ट या फिर ऑयल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिजर्वेटिव मिक्सड विथ रेडी टू ईट फूड्स टू कीप देम फ्रॉम स्पॉइलिंग। मतलब क्या क्या हम प्रिजर्वेटिव्स डाल सकते हैं ताकि फूड जो है हमारा स्पॉइल ना हो। तो हमने ऊपर देखा सॉल्ट डाला जाता है और क्या डाला जाता है, ऑयल डाला जाता है। फिर नेक्स्ट है, फाइंड आउट द यूजेस ऑफ फंगाई टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल को फंगस कैसे यूज़फुल है। तो हमने जब राइजोबियम बैक्टीरिया पढ़ा था, यूज़फुल बैक्टीरियाज में जब हमने राइजोबियम पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि राइजोबियम जो है वो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है और वो सिम्बायोसिस परफॉर्म करते हैं। सिम्बायोसिस क्या था, प्लांट्स है, अगर कोई प्लांट है तो राइजोबियम क्या करता है, प्लांट को नाइट्रोजन देता है। नाइट्रोजन जो भी एयर का नाइट्रोजन था उसको नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है राइजोबियम, और फिर उसको प्लांट्स ले लेते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स को, और प्लांट्स से वो बदले में क्या ले लेता है, फूड ले लेता है। मतलब ये जो रिलेशनशिप है इसमें दोनों का ही प्रॉफिट है, राइजोबियम बैक्टीरिया का भी और प्लांट का भी। तो इसको सिम्बायोसिस हमने कहा था। तो फंगस का जो यूज़ है, फंगस प्लांट्स और एनिमल्स को ऐसे ही सिम्बायोसिस वे में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन अ कॉन्डिमेंट वेयर एल्स इट इज़ यूज। लाइकेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो यहाँ पे एक फ़ोटो दिया हुआ है आपको, लाइकेन का फ़ोटो है ये। बहुत सारे फंगल फिलामेंट्स को मिलाकर ये लाइकेन बनता है, ठीक है। और लाइकेन को यूज़ किया जाता है मेनली एक डाइस में यूज़ किया जाता है कलर देने के लिए, या फिर इसको अच्छी स्मेल लाने के लिए फूड में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो लाइकेन का जो यूज़ है टोटली फूड से ही रिलेटेड होता है, मतलब ज़्यादातर। और कंडिमेंट यानी होता है कि
ऐसी कोई चीज़ जिसे फूड में यूज़ किया जाए ताकि फूड का जो फ्लेवर है वो अच्छा हो सके, उसे कहा जाता है कॉन्डिमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विच प्लांट एंड एनिमल डिसीजेस आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट आर द मेजर्स टू बी टेकन अगेंस्ट दैम। तो कौन से डिसीजेस हैं जो प्लांट और एनिमल में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। तो इस पर तो पूरा चैप्टर बनाया जा सकता है। जैसे हमने अभी जो डिसीजेस पढ़े वो ह्यूमंस में हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से। तो आप लोग इस पे थोड़ा सर्व कीजिए और आप लोग पता लगाइए इसके बारे में, ठीक है। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझा होगा। आप लोग इसके बाद खुद से एक बार रीड कीजिए चैप्टर को, और जो आपको नहीं समझा है उतना टॉपिक आप रिपीट देखिए। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। Miska, Muska, Mickey, Miska, Muska, Miska, Muska.